लेक्चर रहेगा। फिर से हम लोग आए हैं अपने सेट पे, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अब इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है आप देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है पूछ रहा है कि विच हैज HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर, किसका HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो सिंपली अगर हम लोग को याद है तब हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप इसको पढ़े हैं यहाँ पे तो इसका आंसर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप चाहे BCC की बात करें, चाहे FCC की बात करें, चाहे SCP की बात करें, तो इन सब को जो है ना आपको यहाँ पे देखे रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि इन सबको अगर आप देखे हुए हैं, बनाए हुए हैं स्ट्रक्चर, तो इनके एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिएगा। बुक में जो दिया हुआ है NCERT में उनके एग्जाम्पल्स बस खाली FCC, BCC, HCP, इन तीनों का अगर एग्जाम्पल ले लेंगे तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन ही जाएगा, ठीक है। तो इस सब में कुछ करना नहीं है, सीधा आंसर अगर आ रहा है तो आंसर मारेंगे। लिखा है सेकंड क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है आपका कि द यूनिट रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहला जो हम लोग सेट कर रहे थे उसमें भी था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होता है, तो या तो सेकंड इनवर्स लिखा रहेगा या उसके जगह पे कहीं कहीं आपका टाइम इनवर्स दिया रहेगा, तो आप टाइम इनवर्स करना है, ठीक है। इसका हम लोग जनरल फार्मूला भी लेके आए थे। क्या लेके आए थे जनरल फार्मूला हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका हम लोग जनरल फार्मूला लेके आए थे, जिसमें कि हम लोग क्या लिखे थे, K इक्वल टू आपका था मोल और आपका लीटर और यहाँ पे टाइम। और हम बताए थे कि जो टाइम है वो तो हमेशा ही आपका इन्वर्स रहेगा, तो टाइम तो हमेशा ही इन्वर्स रहेगा। यहाँ पे आपका सिंपल अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, समझ में आ रहा है, तो ये -1 होगा और ये आपका क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 रहेगा, ठीक है। तब ये बताए थे जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका K का यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कुछ का भी पूछ सकता है। तो आप जनरल वे में याद रखिएगा कि जीरो ऑर्डर का आपका यहाँ जा रहा है ना, तो ओवरऑल जो जनरल फार्मूला होगा वो n-1 और m ये l के पावर है, ठीक है, और ये m पर पावर हो जाएगा क्या 1 प्लस n, m का पावर, ये जनरल फार्मूला है। इससे एक फार्मूला आपको पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया आपका फर्स्ट। ये देखिए A लिखा, ये A होना चाहिए और यहाँ D लिखा है, एरर है। अभी आपको दिखेगा, बिहार बोर्ड का है तो अपना समझिएगा, थोड़ा सा एरर को अपने हिसाब से हम लोग मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसुलेटर। अब ये सब चीज़ कुछ बोलने का जरूरत तो है नहीं, ये सब का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में ग्रेफाइट तो मत सोचिएगा, ठीक है। आपका ऑलरेडी कार्बन का ही जो एलोट्रॉप्स है, डायमंड, जो कि आपका सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर होता है, मतलब वो फुल्ली इंसुलेटर नहीं है, ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। बाकी एल्युमिनियम और ग्रेफाइट के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। अब देखिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज करेंगे, और कंफ्यूज इसलिए करेंगे कि अगर ये सेट बना रहे होंगे वो खुद से अपना, अगर नेट से, तो ये ऑप्शन ही यहाँ पे गलत दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन मतलब सॉरी, इसका आंसर ही ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। यहाँ पे आंसर आपको वो दिया रहेगा, यहाँ पे 5 नहीं करना है, ये गलत आंसर है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सोडियम आयन की बात कर रहा है, किस में, NaCl में, ठीक है, NaCl में। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि NaCl का जो आपका स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, FCC होता है। तो FCC में आपका जो मॉलिक्यूल रहेगा वो क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे अगर NaCl की बात करें तो NaCl में सोडियम आयन भी 6 होते हैं और आपका क्लोरीन आयन भी जो है ना वो 6 होते हैं एक क्रिस्टल में, ठीक है। मतलब 6:6 होता है। अब चूंकि 6:6 है इसलिए हम लोग इनको सिंपल वे में है ना 1:1 और मतलब NaCl लिखते हैं। मतलब बात करें कि अगर एक क्रिस्टल की बात करें तो एक सोडियम और एक क्लोरीन नहीं है, इसमें 6 सोडियम है और 6 क्लोरीन है, लेकिन इनका रेशियो 1 है इसलिए 1:1 के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तब जो है हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। अब देखिए, नन क्रिस्टलाइन अगर ये नहीं भी समझ में आया तो एमॉर्फस तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। हम लोग सॉलिड स्टेट में पहले चैप्टर में पढ़े हैं, ये ग्लास हो जाएगा, सीधा आंसर इसका ग्लास हो जाएगा। एमॉर्फस मतलब जो ट्रू सॉलिड नहीं है, इसको हम लोग सूडो सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड मतलब फॉल्स, इसका मतलब होता है, सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, सॉरी, ठीक है, फॉल्स। समझ में आ रहा है। चलिए, तभी क्या है कि ऑलमोस्ट हो गया, मतलब जिसमें क्रिस्टल नहीं बन रहा है, क्रिस्टल जिसमें नहीं बन रहा है उसको हम लोग सूडो सॉलिड वगैरह सब कहते हैं, ठीक है। तब है
6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में है, आगे इधर करते हैं। गोल्ड नंबर इज मिनिमम इन केस ऑफ, देखिए गोल्ड नंबर है, अब गोल्ड नंबर कहते किसको है, तो इसका अब यहाँ पे डेफिनेशन तो हम लोग लिखेंगे नहीं, इसका डेफिनेशन ये सब जितना है ना, एक अलग से हम लोग वीडियो लेके आएंगे कि आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें क्या क्या पूछा जाता है ना, तो उस वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। और पहले भी आप जाके वीडियो लेक्चर पे आप जाके देख सकते हैं कि गोल्ड क्या है क्या नहीं है, ठीक है, गोल्ड नंबर क्या है। बस इतना याद रखिएगा कि गोल्ड नंबर को हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं करते, इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं गोल्ड नंबर को। तो यहाँ पे भी आपका बन जाता है कि अगर आंसर आपको आ रहा है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। तो मैक्सिमम जो होता है ये गोल्ड नंबर जो होता है मिनिमम, और एक होता है आपका मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम। अगर मिनिमम की बात करें, अगर मिनिमम की बात करें तो ये हो जाएगा जिलेटिन, जो कि आपका पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आंसर तो मेरा हो गया। अगर मैक्सिमम की बात करें तो 24 कैरेट जो गोल्ड होता है ना, 24 कैरेट जो गोल्ड है, ठीक है, वही उसमें मैक्सिमम गोल्ड नंबर होता है, समझ में आ रहा है। तो ये जिलेटिन जो है ना आपका मिनिमम हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर क्या है, इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज, थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये फर्नेस में आप देखे होंगे मेटलर्जी में, आयरन वाले में जो है ना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ भी करके। तो इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो हम लोग एल्युमिनियम को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, एल्युमिनियम। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है ना आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ ऑप्शन ये डी है, ये डी ऊपर घसक गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और ये ए ऑप्शन है। चलिए, तो इसका आंसर है आंसर ऑप्शन डी, तब है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो द प्रोसेस एम्प्लॉयड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, अगर सल्फाइड ओर का हम लोग देखते थे तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि सल्फाइड ओर को जो है ना हम लोग फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस से जो है ना हम लोग अलग करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटिंग, ठीक है। सल्फाइड ओर जितने भी हैं उसमें हम लोग फ्रॉथ फ्लोटिंग मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तब है कि कैसिटराइट इज एन ओर ऑफ, अब देखिए ओर का जो है ना आपको नाम याद करना पड़ेगा, जैसे मरकरी हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब का जो है ना याद रखिएगा, क्योंकि ये सब डेली लाइफ में यूज होने वाले जो है ना। आपके यहाँ सर मरकरी कहाँ डेली लाइफ में यूज होता है, भाई थर्मोमीटर में मरकरी है, तो थर्मोमीटर में और आप ऑलमोस्ट जो है ना उसको यूज करते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर ये आ रहा है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगर आप तो अभी तक का अगर आपको आइडिया लग गया होगा तो इसमें आंसर जो है ना वो क्या है आपका SN, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। सिनेबार देखिए यहाँ पे एक और है, सिनेबार इज, तो इसमें तो अब बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं मेटलर्जी के जो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं तो आसानी से कर लेंगे, जो नहीं देख रहे हैं उसमें जो है ना आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, याद तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, ये तो मतलब नहीं कर सकते हैं कि नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन ये 3 सेट, ये तीसरा सेट बनाते बनाते आपको ऑलमोस्ट ऐसा फील हो रहा होगा, अगर जो लोग जो है ना ये सेट देखने के बाद खुद से भी प्रैक्टिस किए होंगे ये, तो अब जो क्वेश्चन जो अब हम लोग देख रहे हैं तो आपको आसान लग रहा होगा, ठीक है। तो जो कुछ क्वेश्चन रटने हैं उसको तो रटना ही है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो बनने वाला है उसमें आप अगर प्रीवियस ईयर का जो हम करवाए थे सेट उसमें अगर बनाए होंगे तो अब आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये भी आपको रटने वाला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा बिहार बोर्ड में पक्का मिलेगा, ठीक है। तो लिखा है कि विच इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोजीन्स, कार्बोजीन्स का जो है ना मिक्सचर कौन है आपका, तो ये CO2 और O2 के मिक्सचर को हम लोग कार्बोजीन्स करते हैं। यहीं पे आप याद रखिएगा वाटर गैस का भी याद रखिएगा, ठीक है। आपका सॉरी क्या क्या आपको याद रखना है, वाटर गैस, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये सब का भी आप अपने नोट्स में जब बना रहे होंगे तो लिख लीजिएगा या फिर टिक आउट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए कॉम्प्लेक्स का अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बनाना है। और यहाँ पे ऑप्शन लिखा है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो है आपका M, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले वीडियो में जाके देखिएगा, MAA2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है, ये AA2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है। अब पूछा जा रहा है कि इसमें ये कितना जो है ना आपका आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेगा, कितना, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितना आइसोमर्स आपका पॉसिबल है। तो यहाँ पे ध्यान देना है 2
4 6, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है आपका दो आपका जो है ना दो ज्योमेट्रिकल जिसमें कि आप सिस और ट्रांस कह सकते हैं, और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑलमोस्ट टोटल कितने 3। तो इसमें ऑप्शन आप ई करके ले लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 आइसोमर्स जो है ना ये शो करता है। इसमें एक चीज़ और मिसिंग है, यहाँ पे प्लस साइन होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन होगा ऊपर में एक जाओ में, क्यों? क्योंकि जो कोबाल्ट है ना, जो कोबाल्ट है वो +3 एसिड में ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वो जो कंपाउंड आपको दिखेगा वो यही दिखेगा। तो यहाँ पे प्लस साइन है ये कंपाउंड का, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं, यहाँ पे जो ये आपका दिखेगा ये प्लस साइन के साथ दिखेगा, ठीक है यहाँ पे। या अगर प्लस साइन नहीं है, अगर प्लस साइन नहीं है तो यहाँ पे आपको जो दिखेगा बाहर में भी एक क्लोरीन लगा रहेगा, ठीक है। मतलब ये +3 में रहेगा, +3 ऑक्सीजन, इसका कितना होता है 0, और यहाँ पे आपका दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर होगा 3। ये आइसोमेरिज्म वाले में जाके आप देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल भी है वहाँ पे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तब है हाइब्रिडाइजेशन। 13 नंबर में क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन कहने का बहुत सिखाए हैं आराम से। सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अच्छा बात यह है कि इसमें 2 ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आपको होगा, 2 ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या क्या होगा? तो या तो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा तो आप कह सकते हैं कि या तो sp3 होगा, और नहीं तो ऑक्टाहेड्रल होगा तो sp3d2 होगा, ठीक है। अब इसका टाइप है कि या तो इसमें जो है ना sp3d2 भी हो सकता है और d2sp3 भी हो सकता है। टेट्राहेड्रल में जो है ना आपका sp3 भी हो सकता है या dsp2 भी हो सकता है। तो ये कब होगा? ये कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहेगा तब। ये कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहेगा तब, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वाले को हम ग्रीन रंग से हम लोग है ना ये मार्क कर दिए हैं। और बाकी जब ये कब होगा? तो जब आपका क्या है ना कि वीक लिगेंड्स रहेगा तब ये होगा टेट्राहेड्रल में, और ये होगा आपका ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे निकालते हैं। तो कितना है? आपको सबसे आसान तरीका बतलाए थे, क्या बतलाए थे कि कितना लिखना है 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब होगा तो sp3d2 या d2sp3, ठीक है, या तो d2sp3। अब ध्यान रखिएगा, अब इसमें d2sp3 में क्या करना है? d2sp3 में जो है ना आपका ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लिगेंड्स कौन सा है ये पहचानना है। अगर वीक लिगेंड्स रहेगा तो ये हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहेगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है CN साइनाइड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के काउंटिंग में आता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तब इसका क्या हो जाएगा? d2sp3 ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी, ये मतलब ये जो है ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर वीक लिगेंड्स रहता तो आपका आंसर कौन सा होता? इसमें कहीं ऑप्शन ही नहीं है। लीजिए ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो आसान है। इस क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए एक ऑप्शन देना चाहिए था, यहाँ पे d2sp3d2 लिखता और d2sp3, तो बच्चे लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ये सब पूछेगा ही पूछेगा, वीडियो बना हुआ है, आप लेक्चर पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो आपका टाइम वेस्टिंग नहीं है, वो समझेंगे तो आसानी से आप बना पाएंगे, नहीं तो फिर है कि रटते रहिए और क्या। चलिए तब अगर आगे जाएं तो यहाँ पे लिखा है कंडेंसेशन पॉलीमर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या है? जो कंडेंस करके बनता है, मतलब 2 मोनोमर्स जब ऐड होते हैं तो H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। H2O मॉलिक्यूल क्या होता है? निकल जाता है। और H2O मॉलिक्यूल के निकलने से जो पॉलीमर बना उसको हम लोग कंडेंस्ड पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो इसमें जो सबसे पहला आपका वहाँ पे पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कंडेंस्ड पॉलीमर्स में क्या है? डेक्रॉन है, ठीक है, डेक्रॉन। चलिए हम एक और वीडियो आपको लेके सेक्शन लेके आएंगे जिसमें कि हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑलमोस्ट ये सब चीज़ का, तो वहाँ पे आप भी कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे पहले सेट खत्म करेंगे, उसके बाद फिर आपको 2 नंबर क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से कैसे पूछे जाएंगे, फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन और फिर 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हर क्वेश्चन को अलग अलग हम लोग करते रहेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। तब है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में क्या? नाइलॉन 66, ठीक है। नाइलॉन देखिए, चूंकि आपको बोर्ड का क्वेश्चन है तो नाइलॉन 66 में सीधा आपको बतला देना है कि कौन है। लेकिन अगर यही कंपटीशन क्वेश्चन रहेगा तो पूछेगा कि नाइलॉन 66 में कितने नंबर ऑफ कार्बन है होते हैं। तो सबसे आसान आंसर लगता है कि अरे इस नाम को देख के हम कार्बन कैसे बताएंगे, लेकिन सबसे आसान है। कैसे? तो ये जितना 6 और 6 है ना, ये कार्बन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 6 + 6 कितने हो जाएंगे? 12। तो ये 12 जो है ना आपका कार्बन है इसमें, ठीक है, नाइलॉन 66 में। चलिए इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा आपका? पॉलीअमाइड, ठीक है, पॉलीअमाइड। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा नाइलॉन 66 पॉलीअमाइड।
तब है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तब क्या है आपका बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, समझ में आ रहा है। तो बायोडिग्रेडेबल में क्या क्या हो जाएगा, अभी सबका आंसर हमको बताने का भी जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तब है एस्पिरिन। एस्पिरिन देखिए, एस्पिरिन जो है ना वो दवा के रूप में हम लोग यूज करते हैं, दवा के रूप में एस्पिरिन क्या यूज करता है, तो एंटीपायरेटिक है ये एस्पिरिन, वो है ना माथा दर्द वर्द जो होता है ना वो सब में काम आता है। तो ये डिप्रेशन वगैरह मतलब एंटीपायरेटिक ड्रग कहते हैं इसको, ठीक है। एंटीबायोटिक नहीं कहते हैं और एंटीसेप्टिक भी नहीं कहते हैं, एंटीसेप्टिक तो नहीं कहते हैं, तो आप लोग समझते ही होंगे। तब है अब बोर्ड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज, अब सॉरी बोर्ड नहीं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज। देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं कि एक ही एंटीबायोटिक से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सबका है ना आपका ट्रीटमेंट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉड। नैरो कहते हैं कि मतलब पर्टिकुलर एंटीबायोटिक सिर्फ पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया पे वर्क करेगा। जैसे हम लोग कभी कभी दवा लेके आते होंगे और खाते हैं, बुखार का ही दवा है या फिर जो भी हो, काम नहीं करता तो कहते हैं अरे दवा अच्छा नहीं है, सूट नहीं कर रहा है, और फिर वही उसी एंटीबायोटिक ही लेते हैं, दूसरे कंपनी का लेते हैं या फिर अलग करके लेते हैं, तो क्या कहते हैं हाँ वो काम करता है। तो वो ब्रॉड और नैरो पे डिपेंड करता है, चूंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं इसलिए हम लोग कहते हैं कि यार नहीं ये दवा काम नहीं किया, ठीक है, सूट नहीं किया। इसको आसानी से याद करना है, सबका दो तीन एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा कि एंटीबायोटिक क्या क्या है, एंटीपायरेटिक क्या है, एंटीसेप्टिक क्या है, तो आपका यहाँ का भी जो है ना आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसका जो आंसर हो जाएगा इसे क्या लिखा है, क्लोरोएम्फेनिकॉल, कुछ यहाँ स्पेलिंग में गड़बड़ लग रहा है, ये देख लीजिएगा यहाँ पे स्पेलिंग, ठीक है, क्लोराएम्फेनिकॉल, कुछ स्पेलिंग में यहाँ पे दिक्कत लग रहा है हमको, इसमें देख लेना है, यही है। पैरासीटामोल तो है नहीं, पेनिसिलिन है नहीं, एस्पिरिन है नहीं। एस्पिरिन तो अभी हम लोग देखें कि एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, एंटीबायोटिक तो है नहीं वो। पेनिसिलिन हम लोग डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, पैरासीटामोल नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। समझ में आया। तब है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना किसको कहते हैं, एडजॉर्प्शन को, एडजॉर्प्शन जिसमें ए और डी, एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन, समझ में आ रहा है। और होता है एब्जॉर्प्शन, ए बी लग गया, तो ये होता है ओवरऑल इंटायर में। एडजॉर्प्शन मतलब ये सरफेस फिनोमिना, ये क्या है आपका सरफेस फिनोमिना। चलिए तो कौन नहीं है सरफेस फिनोमिना, ठीक है। अब देखिए कोरोजन सरफेस पे ही होता है, कोरोजन क्या है सरफेस पे होता है। फ्यूजन ऑफ सॉलिड ये भी सरफेस पे ही है, टच करता है, फ्यूज करता है आपस में। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ये सब क्या है आपका 3 4 ई, यहाँ पे एक मिसिंग है, ए बी सी है ही नहीं आपका, ये है और ये है, समझ में आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस, बताइए। चलिए ठीक है, नॉट अ सरफेस फिनोमिना, जो सरफेस फिनोमिना नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना एक अलग प्रोसेस है, अगर प्रोसेस की बात करें तो ये सरफेस, ये इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना वो अलग चीज़ हो जाता है, प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये नहीं है। फ्यूजन ऑफ सॉलिड, कोरोजन और ये सब जो है ना कुछ एरर्स भी है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो सरफेस से रिलेटेड नहीं है वो सरफेस फिनोमिना नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है नॉट, पूछ रहा है तो नॉट में आपका इलेक्ट्रोलिसिस आप कह सकते हैं, चूंकि ये प्रोसेस बता रहा है, तो प्रोसेस तो कैथोडिक एनोडिक ये सब करके अलग होता है ना, तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। तब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिव एडोफॉर्म टेस्ट, और ये बहुत बार पूछा गया है, आप इसको जब भी बनाएंगे ध्यान रखेंगे। अब तो इसके लास्ट भी टॉपिक में से लगता है कि हम लोग प्रीवियस क्लास में जब बना रहे थे तो हम लोग कर ही रहे थे, तो वहाँ से भी आप इसको आंसर कर सकते हैं अगर आप पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो जो गिव नहीं देता वो कौन है, इथेनॉल, अल्डिहाइड जो ना इथेनॉल वो नहीं गिव देता है, ठीक है। अल्डिहाइडिक ये कीटोन है, बाकी सब तो अल्डिहाइड है नहीं, तो अल्डिहाइड जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये अब लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर आज तक तो आप लोग बनाए नहीं होंगे, एक बार जरूर बना लीजिएगा, यहाँ बना लीजिएगा तो ये क्वेश्चंस भी आपका बन जाएगा। और मेडिकल, अगर जो मेडिकल की तैयारी करेंगे फ्यूचर में तो समझ लीजिए कि ध्यान देना ही देना है। लैक्टिक एसिड में कितने कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन के बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि कायरल कार्बन किसको कहते हैं, कि एक ऐसा कार्बन जिसमें 4 अलग अलग जो है ना आपका ग्रुप लगा हुआ है, 4 अलग अलग आपका, अगर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो 4 अलग अलग रहेगा। अगर इस तरह से सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो ए बी सी और यहाँ पे कर दीजिए डी, एक ऐसा कार्बन जिसमें 4 अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड में जो कायरल कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं आपके 1, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ पे
क्लोरोलैक्टम इज ए मोनोमर ऑफ, अब देखिए मोनोमर वाला एक पेज ऑलरेडी हम आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है, वो याद रखिएगा, या आप नोट्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, नोट्स जहाँ वीडियो बना है तो वहाँ भी आपको दिख जाएगा, नहीं तो हम मैसेज कर दीजिएगा, अगर नहीं दिखेगा प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम लोग व्यवस्था कर देंगे, अलग से वीडियो भी बना के दे देंगे, या फिर जो भी हो नोट्स आपको डायरेक्टली दे देंगे, शॉर्ट्स में कहीं ना कहीं आपको नजर आ ही जाएगा। तो क्लोरोलैक्टम इज एन मोनोमर ऑफ, ये किसका मोनोमर है बोलिए, अगर ये याद है तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। तो बिहार बोर्ड में 70 में से 50-60 क्वेश्चन सही करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हम 20-20, 25-25 क्वेश्चन का ही आप 10 सीट करवा देंगे ना, आपका इसी में से मिनिमम 50 से 60 क्वेश्चन सही होने का एबिलिटी आप में आ जाएगा। अगर 1% भी आप एफर्ट लगा दिए तब मिनिमम, हमको बनाना कितना है 35 से तो बनाना है, 35 आपको सही करना होता है, तो 60 जहाँ बना पा रहे हैं वहाँ पे आप कितना भी कम गिरेंगे तो 30-40 तो आपका सही होगा ही होगा ना, और हमको तो 35 ही चाहिए ना, ठीक है। विटामिन B12 कोबाल्ट 3 में, ये सब तो अब बोलने का भी जरूरत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। थायमीन, इसका भी आपको रटना ही है, इसका नाम रटना है, मतलब जो रटने वाला है तो एक बार आ गया उसको 1-2 बार लिख लीजिए, लिख के कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। स्टार्च का जो मोनोमेरिक जो यूनिट है वो कौन है स्टार्च का, बोलिए बोलिए, जिनका इन सब का जो है वो क्या है आपका, ग्लूकोज, ठीक है। चलिए तभी क्या है कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, 26 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि फॉर्मिक एसिड व्हेन हीटेड विथ H2SO4, फॉर्मिक एसिड को हम लोग हीट करेंगे किससे के साथ, H2SO4 के साथ, तो ये डिहाइड्रेट कर देगा, जितना वाटर है वो सब निकाल देगा, बचेगा क्या आपका यहाँ पे अल्कोहल। एसिड को डालेंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचेगा क्या आपका CO2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CO लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, CO2 शायद हमारा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर ये है COOH2 तो अगर H2SO4 जाएगा तो इसमें से निकल जाएगा H2O, निकाल दीजिए, H2O निकाल दिए। चलिए H2O अब निकालने के बाद इसमें से बचा क्या, तो सॉरी यहाँ पे ये नहीं था, एक मिनट फिर से कर देते हैं, ये COOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका H2O निकल गया तो 2H निकल गया, तो यहाँ से इसको हम लोग कर सकते हैं C2O2H2, अगर मल्टीप्लाई कर दें सिंपली तो यहाँ से H2O निकल गया, तो ये तो चला गया, इसमें से एक चला गया, कितना बचेगा, एक बचेगा, ठीक है, एक बचेगा, तो बचा क्या C2, 2 को C बचा और 3 ऑक्सीजन बता, 2 C ऑक्सीजन, ये CO2 निकलना चाहिए, CO2 ही निकलना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे या तो मिसप्रिंट होगा, CO तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं होना चाहिए, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे CO2 ही होना चाहिए, मिसप्रिंट होगा, ठीक है, CO2 ही निकलता है जब फॉर्मिक एसिड हम लोग ये करते हैं तो। या अगर ज़्यादा, जैसे यही क्वेश्चन जो है ना आपका ग्लूकोज पे रहता है कि अगर ग्लूकोज है ना चीनी में अगर H2SO4 डाल देंगे तो क्या बचेगा, तो जब आप शुगर, ठीक है, अगर शुगर में H2SO4 का एक्शन होगा ना तो कार्बन बच जाता है, 6 मोल कार्बन जो है ना वो सिर्फ कार्बन निकल जाता है, बाकी सब क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग, और क्वेश्चन है यहाँ पे एक लास्ट में, यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा कोई आंसर गलत भी है, जैसे ये गलत था, ठीक है, ये गलत था, आपको यहाँ पे 12 नंबर में जो है ना ऑप्शन नहीं था, तो ये आप लोग जब देखेंगे कब, जब हम लोग मान लेते हैं हम लोग देख रहे हैं, पता कर पा रहे हैं, तब आप लोग पहली बार पढ़ें तो रटे मत, बस हमारा यही कहना है कि रटिएगा मत, कोशिश कीजिएगा जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ बुक का हेल्प जरूर लेने के लिए, ठीक है। तब हम लोग बात करते हैं इसमें से कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जो H+ को जल्दी निकाल देगा, जो H+ को जल्दी निकाल देगा, H+ को जल्दी निकाल देगा, H+ को जल्दी निकाल देगा, तो H+ को सबसे पहले ये निकालेगा इन तीनों में से। क्यों निकालेगा, क्योंकि अब देखिए ये जो है CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, +I ग्रुप कहते हैं, ये जो CH3 है वो +I ग्रुप है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट से बनेगा। अब +I ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो ये क्या करेगा ना कि यहाँ पे ये 3 ग्रुप है, 3 है ना, मतलब यहाँ पे आप ऐसे करके लिख दीजिए
CH3 और ऐसे करके लिख दीजिए CH3, ये 3 है, इसको मिटा दीजिए यहाँ से, ठीक है 3 है। तो ये तीनों ग्रुप जो है ना ये प्लस आई शो कर रहा है, प्लस आई शो कर रहा है, तो क्या होना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो वो फेवरेबल है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो H+ रिलीज नहीं करेगा। यहाँ पे कितने देने वाले हैं, एक ही ग्रुप ये देने वाला है। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप देने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला ये, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ये यहाँ पे, उससे ज़्यादा ये, और उससे ज़्यादा यहाँ पे 3 ग्रुप। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास बढ़ेगा उतना वो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, वो उतना जल्दी H+ रिलीज नहीं करेगा। तो इसमें तो ग्रुप है ही नहीं, इसमें तो H है, तो ये आसानी से रिलीज कर देगा। इसी को क्लास में हम समझाए थे, तो क्या बताए थे कि अगर अमीर आदमी है उनके पास पैसा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल चीज़ है। अगर गरीब आदमी के पास एकाएक 1 करोड़ रुपया आ गया, वो बेहोश होगा, चक्कर खा गिर जाएगा, ठीक है। कितना कैसे आ गया, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो भी स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। लेकिन इसका उल्टा कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और आपका क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन जा रहा है उस पर, तो दिक्कत है। समझ में आया, तो वहाँ भी दिए थे, यहाँ भी है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। प्लस आई वाला यहाँ पे लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट हवड़ाना नहीं है, बस ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे प्लस आई का है, जहाँ देखिएगा आप वहाँ पे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तब है लास्ट आपका स्टार्ट, हम लोग रेड पेन से किए, रेड से ही लास्ट करेंगे। तब क्या है, बेसिक। अब बेसिक, मोस्ट बेसिक कौन होगा, हम लोग पता है लुईस बेस जो लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या है, आपका लोन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब देखिए ये CH3 मतलब ये तो बेंजीन रिंग है और इस पे लगा हुआ है NH2, तो इसका जो लोन पेयर है ना वो इसके रेजोनेंस में चला जाएगा। इसका भी जो लोन पेयर है ना, यहाँ तो और 2 को रिंग लगा हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका इस तरह से नाइट्रोजन और इस तरह से आपका 2 रिंग लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये तो दोनों कभी इसमें जा सकता है या इसमें जा सकता है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा बेसिक। तब बचा इसमें और इसमें। अब देखिए इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर देगा कब, जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा तब। तो यहाँ भी प्लस आई ग्रुप जो है, जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप रहेगा उतना ज़्यादा आपका बेसिक नेचर वो शो करेगा। यहाँ पे था H+ रिलीज करना था, तो जितना जल्दी H+ रिलीज करेगा, तो प्लस आई ग्रुप बढ़ रहा था, प्लस आई ग्रुप बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर घट रहा है, ठीक है। प्लस आई ग्रुप बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एसिड का उल्टा ही बेस होता है ना। तो एसिड में यहाँ पे प्लस आई ग्रुप बढ़ रहा था तो एसिडिक नेचर घट रहा था, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप बढ़ रहा है तो एसिडिक बेसिक नेचर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ इसमें अगर इसमें हम लोग बनाएं तो ये फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका सेकंड वाला, और फिर आपका C, और फिर आपका D। अगर इसमें बनाएं तो ये दोनों को तो बात ही नहीं करिएगा, ये तो रेजोनेंस में चला जाएगा। तो अगर C और D की बात करें तो C से ज़्यादा किस में हो जाएगा, आपका D में। समझ में आया, तो ये रहा आपका यहाँ तक का ऑप्शन। इस थर्ड सेट का कोशिश कीजिए, जो ये हम लोग किए हैं उसको फिर से करने के लिए, ट्राई करने के लिए एक क्वेश्चन पे, तब जो है ना ये सफल होगा आपका, ठीक है। थैंक यू।